नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात होगी वहीदा रहमान की। वहीदा रहमान के एक इंटरव्यू से हम आपको रूबरू कराएंगे जिसमें वहीदा ने अपना दिल खोल कर रख दिया और बीते 60 सालों का जो उनका फिल्मी करियर रहा, 60-65 सालों का, उसके बारे में भी उन्होंने खोलकर बात की। और ये इंटरव्यू तब का है जब वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई थी और उसके ठीक बाद ये इंटरव्यू लिया गया था। 85 साल की वहीदा रहमान साल 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुलू मोराई के एक गाने में पहली बार नजर आई थी जो बेहद चर्चित हुआ। और उस गाने पर फिल्मकार गुरुदत्त की जब नजर पड़ी और वो उन्हें माया नगरी बंबई खींच लाए। साल 1956 में सीआईडी फिल्म से शुरू हुआ सफर एक तरह से आज भी जारी है। तकरीबन 90 फिल्मों में उन्होंने काम किया और जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा हुई तब ये इंटरव्यू किया गया। सवाल हुआ कि वहीदा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, क्या दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने में आपको देर हुई? वहीदा कहती हैं कि देखिए, जो जिस वक्त होना होता है तभी होता है। आगे हो जाता तो कहते कि बहुत जल्दी ये पुरस्कार मिल गया, और अगर बाद में मिले तो कहते हैं कि देर हो गया। मैं समझती हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगला सवाल हुआ, पर क्या ये सच नहीं है कि देविका रानी से फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई और अब तक गिनी चुनी महिला कलाकारों को ही 50 सालों में ये पुरस्कार मिला है, जबकि सिनेमा में उनका योगदान पुरुषों से कम नहीं है? इस सवाल के जवाब में वहीदा रहमान कहती हैं कि ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और ये अचानक हुआ है, तो मैंने कहा कि ठीक है, दैट्स ऑल। और ऐसी कोई बात नहीं कि आगे पीछे विवाद शुरू करने की आखिर इसमें क्या जरूरत है। अगला सवाल हुआ कि इस साल आपकी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस देखी, जिसे अनूप सिंह ने निर्देशित किया है, और फिल्म में इरफान, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और ईरानी मूल की फ्रेंच अदाकारा गुल शिफते फरहानी भी थीं, और ये अनुभव आपका कैसा रहा? इसके जवाब में वहीदा रहमान कहती हैं कि मेरी अब तक की आखिरी फिल्म ये है। इरफान के साथ कोई सीन इसमें नहीं है, छोटा सा गेस्ट रोल था इस फिल्म में। अनूप सिंह की मैंने किस्सा फिल्म देखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये फिल्म मैंने कर ली। अच्छा अनुभव रहा, और क्या कहूँ। अब पुराने दौर के सवाल होते हैं। सवाल होता है कि सीआईडी से अब तक लगभग 65-70 साल का सिनेमाई सफर आपका कैसा रहा? कैसे मुड़कर आप अपने करियर को देखती हैं? इसके जवाब में वहीदा रहमान कहती हैं कि मेरी सिनेमाई यात्रा बहुत ही अच्छी रही। क्या कहूँ, मेरा करियर शुरू से ही बहुत अच्छा रहा। मुझे कोई संघर्ष ही नहीं करना पड़ा और सब कुछ अपने आप होता गया। ऊपर वाले की बहुत दया थी, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता गया। सवाल होता है कि देवानंद की जन्मशती मनाई जा रही है, जिनके साथ आपने सबसे ज्यादा फिल्में की। कैसे को स्टार थे वो, और आप उन्हें डिसेंट फ्लर्ट कहती हैं। वहीदा रहमान इसके जवाब में कहती हैं कि सीआईडी में मैंने पहली बार साथ में काम किया, और उन्होंने कहा कि आप मुझे सिर्फ देव कहोगी। मैंने कहा कि ऐसे कैसे मैं कह सकती हूँ देव साहब। मैंने कहा कि आप मुझसे बड़े हैं, मेरे स्टार हैं आप, और ये मेरी पहली फिल्म है। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई मिस्टर या साहब नहीं, सिर्फ देव कहो। उन्होंने कहा कि यदि ये तकल्लुफ होती है तो मैं काम नहीं कर सकता। हमें एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए, काम में मदद मिलनी चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है। सिर्फ वही थे जिन्हें मैं सिर्फ देव कहती थी, नहीं तो राज जी को, राज कपूर जी को राज जी कहती थी, दिलीप कुमार जी को दिलीप साहब, सुनील दत्त को सुनील जी, वगैरह वगैरह, इस तरह से संबोधन होता था। तो एक कंफर्ट लेवल था देव के साथ मेरा, और हम एक दूसरे को समझते थे कि कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे सुलझाएं। और वो इतने फ्रेंडली, प्यार से मिलते थे कि कभी लगा ही नहीं कि फ्लर्ट कर रहे हैं। वो फ्लर्ट नहीं थे, इसलिए मैं उन्हें डिसेंट फ्लर्ट कहती थी। अगला सवाल होता है कि आपकी फिल्मोग्राफी
में एक से बढ़कर एक फिल्म है, पर गाइड का नाम सबसे ऊपर आता है। और कैसे आपने इस फिल्म में रोजी के किरदार के लिए खुद को तैयार किया? इसके जवाब में वहीदा रहमान कहती हैं कि देवजी ने आर के नारायण की किताब भेजी पढ़ने के लिए, और इसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट बनाई पर्ल एस बक के साथ मिलकर एक, तो वो भी भेजा। फिर डायरेक्टर्स को लेकर काफ़ी अदलाव बदलाव हुआ और आखिर में विजय आनंद आए, जिनके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा। उनके साथ मैंने काला बाजार की थी। देव और गोल्डी विजय आनंद से सेट पर मिलना जुलना होता था, वो दोस्त थे। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि गोल्डी इस फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं। अगला सवाल हुआ कि एक जगह आपने कहा कि सत्यजीत रे गाइड को लेकर फिल्म बनाना चाह रहे थे। जब आप उनके साथ साल 1962 की फिल्म अभिजन कर रही थी, तब की बात है। इस पर वहीदा करेक्ट कहती हैं कि मैं तो भूल गई जी, अच्छा याद आपने दिलाया। अगला सवाल होता है, यदि रे ने इसे बनाई होती तो कैसी फिल्म वो होती और किस तरह पर्दे पर उभर कर आती? इसके जवाब में वहीदा कहती है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि उनका फिल्म बनाने का तरीका, नज़रिया हिंदी फिल्मों से बिल्कुल अलग था। देखिए, मैं मानती हूं कि जो होना होता है वही होता है, जिसके नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। जब मैं फिल्म अभिजन कर रही थी तब मिस्टर रे ने कहा कि वहीदा, जब वापस बम्बई जाओगी तो यह किताब गाइड लेकर पढ़ना, मैं फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ। मैंने कहा ग्रेट। फिर कहने लगे कि इसमें डांसिंग रोल है। मैंने कहा वंडरफुल। मैं बम्बई आई, भूल गई, और वो भी भूल गए। फिर 2-3 साल बाद साल 1964 में गाइड बननी शुरू हुई, तो मैंने कहा कि लो, रोजी मेरे लिए ही एक तरह से लिखी गई थी। सत्यजीत बनाएं या देवानंद बनाएं, मुझे ही करना था। अगला सवाल हुआ कि उस दौर में तीसरी कसम जो साल 1966 में आई थी, फिल्म में आप काम कर रही थी। एक तरफ गाइड में शास्त्रीयता लिए हुए पिया तो से नैना लागेरे पर आपका डांस, तो दूसरी तरफ तीसरी कसम में पान खाएं सैया हमारों पर नौटंकी शैली में डांस। कैसे आपने एक साथ शास्त्रीय और लोक को एक साथ साधा? इसके जवाब में वहीदा कहती हैं कि देखिए, एक आर्टिस्ट के रूप में हमें समझना पड़ता है कि हीराबाई गांव की नौटंकी करती है, उसका डांस करने का अंदाज अलग है, ये क्लासिकल नहीं है। वहीं गाइड में रोजी क्लासिकल डांसर है, वो प्रोफेशनल स्टेज डांसर है, और हीराबाई नौटंकी भी स्टेज पर करती है, पर उसका तरीका है, रवैया अलग है, पर यह हमें समझना पड़ता है एक बतौर एक्ट्रेस। सवाल होता है कि गाइड के गीत संगीत के बारे में आप कुछ हमसे शेयर करना चाहें तो? वहीदा कहती हैं कि देव का सेंस और का जो म्यूज़िक है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका और एस डी बर्मन के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। कई बार वो दादा को कहते थे कि मज़ा नहीं आया इस गाने में, तो बर्मन दा कहते थे कि क्या बात करता है, तब देव कहते कि नहीं दादा, अच्छा नहीं लगा, आप दूसरा बनाओ। और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों में। उम्र के इस पड़ाव पर क्या आप अपने बचपन को याद करती हैं? कोई स्मृति जो आप हमसे साझा करना चाहें? वहीदा कहती हैं हंसते हुए, बचपन की, ओ माय गॉड, अभी कुछ याद नहीं रहा। बचपन बहुत अच्छा था, माँ बाप के साथ हम बहुत खुश थे, पिकनिक पर जाते थे। जब मैं भरतनाट्यम डांस करना चाहती थी तो मेरे वालिद साहब के दोस्त रिश्तेदार मना कर रहे थे, जिस पर उन्होंने कहा कि हुनर नहीं खराब होता है, आदमी खराब होता है। आप जिस तरह पेश आते हैं उस तरह प्रोफेशन का नाम होता है। और ये बात मुझे बहुत पसंद आई। सवाल हुआ कि बिछड़े सभी बारी बारी, गुरुदत्त बहुत जल्दी चले गए, कैसे आप उन्हें याद करती हैं? गुरुदत्त के साथ आपकी फिल्म प्यासा, साहिब बीवी और गुलाम, कागज़ के फूल, ये सब फिल्में आज क्लासिक मानी जाती हैं। इसके जवाब में वहीदा एक लंबी सांस लेते हुए कहती हैं, मैं न्यूकमर थी उस वक्त, मुझे कुछ समझ नहीं थी। उन्होंने एक के बाद एक ऐसी पिक्चर क्लासिक बनाई जिसका मैं हिस्सा बनी, और पूरा क्रेडिट गुरुदत्त जी का है। मैं लकी थी। वहीदा कहती हैं कि किसी को भी उनकी खुदकुशी करने की वजह नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कागज़ के फूल की नाकामयाबी की वजह से वो डिप्रेशन में थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वजह रही होगी, क्योंकि इस फिल्म के बाद उन्होंने 14वीं का चांद बनाई, जो
सुपर डुपर हिट रही, तो आखिर कैसे मान लें कि इस वजह से गुरुदत्त ने खुदकुशी की होगी। इसके बाद ये इंटरव्यू यहीं पर एक थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।